Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 2 of the chapter 12 thermodynamics of class 11. In this video, the topics to be discussed by me are heat, internal energy, work followed by first law of thermodynamics and a text problem based on it. First of all, heat. Energy that transferred between a system and its surroundings due to temperature difference is called heat. किसी निकाय तथा उसके परिवेश के बीच टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तापांतर के कारण जो ऊर्जा का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, ऊर्जा का विनिमय होता है, उसे उष्मा हीट कहा जाता है. नाउ राइट डाउन दिस डिफिनीशन. हीट, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट the energy which is transferred between transferred और exchanged और exchange जो विनिमय होगा, transferred और exchange between a system and its surroundings. सिस्टम निकाय हुआ, सराउंडिंग्स उसका परिवेश हुआ, उसके बाहरी चीज, उसका सिस्टम के बाहर का जो भी चीज है सराउंडिंग्स कहलाता है. सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड हीट. तो हीट को हमने डिफाइन किया. अब यदि सराउंडिंग से सिस्टम को हीट दिया जाता है तो उस सिचुएशन में हीट को पॉजिटिव माना जाएगा. इफ हीट इज absorbed by a system, then heat is according to convention, heat is taken to be positive. लेकिन यदि सिस्टम से हीट लिया जाता है, सराउंडिंग्स को दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में हीट निगेटिव होगा. If heat is transferred to its surroundings from a system, that heat should be called negative. उस हीट को अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन निगेटिव माना जाता है यदि हीट सिस्टम से सराउंडिंग को जाए. लेकिन सराउंडिंग से अगर हीट सिस्टम में आता है तो उस हीट को दैट हीट इज टेकन एज पॉजिटिव. देन हीट इज कॉल्ड, इन दैट केस हीट इज कॉल्ड पॉजिटिव. तो हीट हुआ. हीट का सिंबल यूजुअली कैपिटल क्यू या एच से डिनोट किया जाता है. सिंबल ऑफ हीट इज कैपिटल क्यू और एच. सिंबल ऑफ हीट इज कैपिटल क्यू और कैपिटल एच. आफ्टर हीट वी हैव टू डिस्कस इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम. नाउ इंटरनल एनर्जी, हिंदी में इसे आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है. इंटरनल एनर्जी. अब हम डिफाइन करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है. वी हैव टू डिफाइन इंटरनल एनर्जी और इसका सिंबल होता है कैपिटल यू. इंटरनल एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू. सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कैपिटल यू. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज of its different constituents, that means its different molecules.
किसी निकाय में उपस्थित उसके अवयवी अणुओं या अवयवी कणों, निकाय के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी तथा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है। सो राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम सिस्टम जैसे गैस हो सकता है, सिस्टम तीनों स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज and kinetic energies of its constituent, that is its molecules or its and particles of the system, is the sum माने total, sum of potential energies and kinetic energy of its constituents, जिससे कि वह सिस्टम बना है उसको constituents कहेंगे, molecules और particles its constituents और पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। तो इंटरनल एनर्जी हो गया किसी निकाय में उपस्थित उसके अवयवी कणों या अणुओं की कुल स्थितिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा का योग, सम, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी कहलाता है, जिसका संकेत कैपिटल यू होता है। सिंबल ऑफ इंटरनल एनर्जी इज कैपिटल यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी सिंबल कैपिटल यू हो गया। ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of the entire molecules of the system, entire particles of the system plus kinetic energies, potential energy हो गया सभी constituent molecules का या particles का potential energy plus kinetic energy of all its constituents. Since internal energy depends on potential energy and kinetic energy of the system, that is potential energy plus kinetic energy of the system together is called internal energy. इसलिए ब्रैकेट दे करके सीधे हम ऑफ द सिस्टम कर देते हैं, उसमें सारा चीज़ आ जाएगा, सभी कंस्टिट्यूएंट्स उसमें आ जाएंगे सिस्टम के, जिनसे कि सिस्टम कंपोज्ड है, सिस्टम फॉर्म हुआ है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। सिंस इंटरनल एनर्जी, इसमें इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही थी, इंटरनल एनर्जी सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर सिस्टम के मॉलिक्यूल्स का, सिस्टम के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन के कारण, जो सिस्टम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स के कारण, पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ड्यू टू its interaction force between different particles, different molecules. That is, potential energy depends on its volume,
देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी दो चीज़ पर का फंक्शन होगा, दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर और सिस्टम के वॉल्यूम पर। सो इंटरनल एनर्जी सिंबल यू है, इसको लिख सकते हैं, इट इज़ द फंक्शन ऑफ, फंक्शन के लिए सिंबल एफ देते हैं, और ये डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर टी पर और सिस्टम के वॉल्यूम पर, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इंटरेक्शंस बिटवीन different molecules, different particles of the system. Therefore internal energy U is the, internal energy का सिंबल U होता है, तो U is the function of टेम्परेचर और वॉल्यूम पर, ये दोनों पर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ताप पर डिपेंड करेगा, और सिस्टम के, मान लिया सिस्टम गैस है तो उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, दो चीज़ पर डिपेंड करेगा इंटरनल एनर्जी। नाउ इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट का मतलब ये सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। प्रारंभिक अवस्था क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है, और अगर चेंज होता है तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में अगर सिस्टम जाता है, पहुंचता है अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में, तो केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा तो वह केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। सिस्टम किस पाथ से, किस रास्ते से इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक पहुंचता है, देयर में बी नंबर ऑफ पाथ्स through which a system undergoes change from its initial state to final state. बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं, जिससे कि कोई निकाय, कोई सिस्टम अगर उसमें किसी प्रकार का चेंज होता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम जब पहुंचेगा तो केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज, उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों के बीच डिफरेंस के द्वारा ही होगी। तो इनिशियल, वह चेंज केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, न कि किस पाथ से सिस्टम चेंज किया, किस रास्ते से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर तक पहुंचा, इस पर डिपेंड नहीं, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल उसके इनिशियल स्टेट पर, प्रारंभिक स्थिति पर सिस्टम के, और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। नाउ राइट डाउन, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट दो ही स्टेट पर डिपेंड करता है, बीच में उसके जो पाथ होगा, किस पाथ से गया सिस्टम, किस पाथ से चेंज अगर होता है सिस्टम में तो किस पाथ से वह चेंज किस पाथ से परफॉर्म होता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू सिंबल इसका, इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन which depends on only its initial state and final, which depends only on initial state and final state, initial and final states of the system. So internal energy U is a state function which only depends on the initial state I and final state F and final state, फाइनल मन अंतिम अवस्था, निकाय अंडर चेंज अगर होता है निकाय में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, चाहे चेंज जिस प्रकार का हो, फाइनल स्टेट
फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल एफ से। तो इंटरनल एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी U is a state function which only depends on the initial state and final state of a system, which may go change through any processes. There are so many processes through which a system undergo change: isothermal process, adiabatic process, isobaric process, cyclic process. So we will discuss those processes in next video. So internal energy U is a state function which only depends on the initial state I and final state, जिसको f small f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, of a system, and not on the path, not on the path, on the paths. इस चेंज में इनिशियल स्टेट से सिस्टम फाइनल स्टेट को जाएगा तो उसमें जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। नॉट ऑन द पाथ, ऑन द पाथ्स अंडरटेकन बाय द सिस्टम, अंडरटेकन ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, अंडरटेकन by it means system. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा, ग्रीक वर्ड डेल्टा यू, दैट इज फाइनल स्टेट यू एफ, ये इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गया फाइनल स्टेट में, और इनिशियल स्टेट में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यू आई, यू एफ माइनस यू आई, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यू एफ फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी होगा, दोनों का डिफरेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। तो ये केवल इनिशियल स्टेट सिस्टम का और फाइनल पर डिपेंड करेगा, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पीवी डायग्राम को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक पीवी डायग्राम सिस्टम का, पीवी माने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये डायग्राम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर के कारण वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है पीवी डायग्राम। और इसमें मान लिया कि कोई सिस्टम इनिशियली ए पॉइंट पर है, ए पर है, उसके बाद इसमें देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, देयर कैन बी सो मेनी पार्ट्स थ्रू विच ए सिस्टम undergoes from initial state to final state by so many paths. But here I am taking 3 paths. तो फर्स्ट इज, सपोज करते हैं सिस्टम ए पर इनिशियल स्टेट आई पर यहाँ पर है, और प्रेशर चेंज के कारण जब प्रेशर में चेंज, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके प्रेशर चेंज किए तो प्रेशर चेंज हुआ यहाँ, और यहाँ पर से ए से आई से मान लिया सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम भी पर प्रेशर चेंज हुआ, तो इनिशियल प्रेशर मान लिया कि P1 है, P1 से P2 चला गया, तो उसको हम IA से रिप्रेजेंट किए हैं। अब उसके बाद प्रेशर को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम में चेंज करते हैं, किया जाता है। तो ये सिस्टम यहाँ पहुँच गया, मान लिया कि इस पॉइंट पर पहुँच गया, फाइनल स्टेट पर पहुँच गया, 2 स्टेप में फाइनल स्टेट पर पहुँच गया, I to A एंड देन A to F, 2 स्टेप में। एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके प्रेशर इनके अथी में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो IA उसको रिप्रेजेंट किया गया है IA से, और फिर फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। अब प्रेशर को कांस्टेंट रख करके, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो एक पाथ तो ये हो गया। दूसरा पाथ पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे अगर हम चलें, प्रेशर को कांस्टेंट रख दें, यहाँ प्रेशर का कोई पार्टिकुलर वैल्यू वाई एक्सिस पर प्रेशर है, और वॉल्यूम में चेंज करें, इंक्रीज करें, वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, इस पोजीशन में वॉल्यूम चला गया, माने वॉल्यूम में चेंज हो गया। इनिशियल वॉल्यूम मान लिया यहाँ पर वॉल्यूम इनिशियली ये VI है, और यहाँ या V1 है, और यहाँ V2 हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ, और मान लिया कि ये पोजीशन हो गया B। इस रास्ते से अब ये पाथ बदल दिया गया, अब ये रास्ता
ये बी पर पहुंच गया सिस्टम। अब यहाँ से अब वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके, वॉल्यूम का कोई पार्टिकुलर वॉल्यूम थी वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है। अब यहाँ पर प्रेशर में चेंज हुआ, देखें आप, प्रेशर में चेंज हुआ तो प्रेशर अब प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। अब सिस्टम पहुँच गया फाइनल स्टेट में, सिस्टम फाइनल स्टेट में पहुँच गया। ये दूसरा पाथ हो गया। ये पहला पाथ था IAF। सेकेंड पाथ अंडरटेकन बाय द सिस्टम टू चेंज फ्रॉम इनिशियल स्टेट I टू फाइनल स्टेट F। निकाय का प्रारंभिक स्थिति I से फाइनल स्थिति तक पहुंचने में, अंतिम स्थिति F तक पहुंचने में पहला रास्ता हुआ, पहला पाथ है IAF और दूसरा पाथ है, सेकेंड पाथ है IBF। एक और पाथ हम देख लें, एक और पाथ इंटरमीडिएट दोनों के बीच का पाथ है। सपोज करते हैं वह पाथ ये है I टू डायरेक्ट, ये डायरेक्ट पाथ है, I टू F के लिए डायरेक्ट पाथ है, इंटरमीडिएट पाथ। इसको बीच में C अगर दे दें हम तो ये पाथ हो गया ICF। तो यहाँ थ्री पाथ्स है, यहाँ तीन रास्ते हैं, थ्री पाथ्स है, जिससे कि कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट I से फाइनल स्टेट F तक में चेंज होता है उसका। तो उसका पाथ है, पहला पाथ है IAF हो गया, सेकेंड पाथ हो गया IBF हो गया, और थर्ड पाथ हो गया रास्ता उसका ICF, जो कि डायरेक्ट पाथ है, इनिशियल से डायरेक्ट C होते, मैंने इसका नाम बीच में C दे दिए हैं, लेकिन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में यहाँ पहुँच गया। और ये PV डायग्राम हो गया, सिस्टम के लिए PV डायग्राम ये में रिप्रेजेंट किया गया है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जो चेंज हो रहा है सिस्टम का, ये PV डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। तो ये तीनों स्थिति में, अब यहाँ जहाँ तक इंटरनल एनर्जी का सवाल है, तो इंटरनल एनर्जी केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, न कि ये तीनों स्थिति में। मतलब IA पाथ को फॉलो किया गया, उस समय भी इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा वह पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा जितना कि डायरेक्ट पाथ I से F तक जाने में, या I से BF पाथ में जाने में, उसमें भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है। मतलब इंटरनल एनर्जी तीनों पाथ के लिए, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज जो होगा IAF पाथ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U माने UAF पाथ से जो इंटरनल एनर्जी IAF पाथ से जो चेंज हुआ, तो डेल्टा UF इजकल टू डेल्टा चेंज को बतला रहा है। फिर यहाँ डेल्टा, यहाँ पर ICF डायरेक्ट प्रोसेस से भी I से सीधे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में सिस्टम चला गया, तो वहाँ पर भी चेंज इंटरनल एनर्जी सेम है, डेल्टा U ICF। और फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, अगर ये जो रास्ता था, ये पहला रास्ता था, फर्स्ट पाथ था IAF, सेकेंड पाथ IBF था, और थर्ड पाथ था कौन, ये पहला रास्ता था IAF फर्स्ट, ये सेकेंड था, और बीच वाला जो डायरेक्ट था I से F, लेकिन बीच में C उसका नाम दे दिए हैं, तो ICF पाथ, ये थर्ड पाथ है। तो तीनों पाथ के लिए, तीनों पाथ को से होकर के किसी सिस्टम का उसकी प्रारंभिक स्थिति इनिशियल स्टेट से उसके फाइनल स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीनों पाथ के लिए, उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा उसका वैल्यू सेम होगा, वह पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वह केवल इनिशियल स्टेट सिस्टम का और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो तीनों में एनर्जी जो है, डेल्टा U फॉर IAF पाथ, डेल्टा U चेंज इंटरनल एनर्जी फॉर ICF पाथ या IBF पाथ, एंड फिर फाइनली थर्ड पाथ जो डायरेक्ट पाथ है I टू इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए, तो ये भी डेल्टा U ICF इसके लिए भी ये सेम है, चेंज इंटरनल एनर्जी सेम होगा। तो इस डायग्राम से चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट किया गया। नाउ वर्क। Work is said to be done by an external force if a system moves from one position to another position through some distance. Suppose a system, say it gas, is filled
inside a cylinder consisting of a piston of area A। सपोज किया जाता है कि एक सिलेंडर है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है जिसका सरफेस एरिया A है। ये पिस्टन है, देखें यहाँ पिस्टन है। पिस्टन में इसको पुश करने के लिए हैंडल लगा हुआ है और इसमें कोई गैस है, मान लिया सिस्टम गैस के रूप में यहाँ पर है। इस पर फोर्स, अब गैस को अगर हीट किया जाता है तो गैस एक्सपेंड करेगा। तो उस सिचुएशन में अगर सिस्टम के द्वारा इस पिस्टन पर अगर फोर्स अप्लाई होता है F और सिस्टम इस पिस्टन का एरिया सरफेस एरिया A है, तो सिस्टम इनिशियल पोजीशन में मान लिया कि B पर है। सपोज करते हैं कि पिस्टन का इनिशियल पोजीशन B पर है, लेकिन जब फोर्स इस पर अप्लाइड होगा तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। वह डिस्प्लेसमेंट, ये A इज द सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन। अब पिस्टन कहाँ मूव करके चला गया? dx डिस्टेंस से मूव करके चला गया ऊपर। ये अब न्यू पोजीशन इसका हो गया। ये पहले का पोजीशन है सिस्टम का, इसको डॉटर से भी दिखा सकते हैं। और नया पोजीशन में अब यहाँ आ गया, C पर पहुँच गया सिस्टम पिस्टन। सिस्टम के द्वारा फोर्स अप्लाई करने के बाद सिस्टम मान ली गैस को जब हीट किया गया तो गैस एक्सपेंड किया, तो उसके कारण गैस के द्वारा सिस्टम के द्वारा पिस्टन B पर, जब पिस्टन B पोजीशन पर है तो उस पर फोर्स अप्लाई हुआ। सरफेस एरिया पिस्टन का A है। इस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर में गैस भरी हुई है। तो अब इस फोर्स के कारण सिस्टम के द्वारा फोर्स अप्लाई करने के बाद पिस्टन B से शिफ्ट होकर C तक पहुंच जाता है, ऊपर शिफ्ट कर जाता है। और ये डिस्टेंस सपोज किया जाता है dx है। ये स्मॉल डिस्टेंस dx थ्रू विच द पिस्टन मूव्स फ्रॉम पोजीशन B टू पोजीशन C ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द सिस्टम व्हेन गैस एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग। Then work done by the system is, in this case is dW, work done by the system. Here system is gas, by the system through a small displacement dx of the piston from position to position B to position C through distance x. The work done by the system for displacement, a small displacement dx, a small displacement dx of the piston from its position B to C, its position from B to C is work done is equal to force into distance, work done dW। इस वर्क डन को, स्मॉल वर्क डन को dW सपोज करते हैं। dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx एंड फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स के कारण उसके पर यूनिट एरिया पर, पिस्टन के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम प्रेशर कहेंगे। तो फोर्स इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया इंटू dx मल्टीप्लाइड बाई dx। एंड प्रेशर कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट प्रेशर पर एरिया इंटू डिस्टेंस, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, दिस इज dV, चेंज इन वॉल्यूम। जब पिस्टन B से C पर चला गया, गैस एक्सपेंड किया, उसके कारण ही फोर्स अप्लाई किया, तो वॉल्यूम में उसका चेंज आएगा सिस्टम के B से C पोजीशन पर पहुंचने में। अब गैस एक्सपेंड होकर के अब सिस्टम C पर चला गया तो वॉल्यूम में एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा। तो dV इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द गैस विच इज एरिया इंटू dx, PdV। अब सपोज करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। अब सपोज करते हैं कि गैस का टोटल आप अगर हम देखना चाहते हैं वर्क डन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट I टू फाइनल स्टेट F,
माने I2F अगर हम देखना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में टोटल वर्क डन बाय द फोर्स F इज गिवन बाई, इसको इंटीग्रेट कर दें, W इजकल टू टोटल वर्क डन फ्रॉम, स्टेट चेंज होगा कहाँ से, इनिशियल टू फाइनल, P इंटू डी भी मल्टी, और इनिशियल स्टेट I से फाइनल स्टेट तक, यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट I2F, तो DW इज रिप्लेस्ड बाई P टू DV हो गया। यहाँ वर्क डन हो रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के लिए, चेंज के लिए सिस्टम का, तो I2F हो जाएगा। I2F यहाँ लिख दिया है, I2F P इंटू DV, DW रिप्लेस्ड बाई P कांस्टेंट है यहाँ पर, तो P को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाए, तो इंटीग्रल ओवर DV I2F, और इंटीग्रल ओवर DV इजकल टू V, दैट इज P इंटू V I2F यहाँ इनिशियल वॉल्यूम I2F का मतलब VI है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम VF है, तो I इज रिप्लेस्ड बाई VI एंड F इज रिप्लेस्ड बाई VF, हेयर F मीन्स VF फाइनल वॉल्यूम, I मीन्स VI मीन्स इनिशियल वॉल्यूम। अब टोटल वर्क डन बाय द फोर्स F in increasing the volume of the system from its initial volume to final volume, change for its change in volume of the system from its initial value VI to VF, we have P multiplied by V, और सफिक्स में V के जगह VI, I मीन्स VI, यहाँ I मीन्स का सपोज आप VI रख सकते हैं, और ये फाइनल वॉल्यूम चेंज जो हो रहा है इनिशियल से फाइनल का मतलब क्या है, VI टू VF, यार VI टू VF, VI टू VF, VI टू V रिप्लेस, I की जगह रिप्लेस कर दें, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हमको देखना है, VI टू VF, तो नाउ इट इज वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द फोर्स फॉर चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फ्रॉम, सिस्टम मीन्स गैस, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम इज हेयर, यहाँ अपर लिमिट VF है, तो V रिप्लेस्ड बाई VF फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम VI, तो ये टोटल वर्क डन बाय द फोर्स हो गया इन एक्सपेंडिंग द गैस फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम VI, या फॉर चेंज इन इट्स वॉल्यूम फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम VI टू फाइनल वॉल्यूम VF एट कांस्टेंट प्रेशर P, तो दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स, या वर्क डन बाय द सिस्टम for to change its volume from initial volume VI to final volume VF, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब होता है तो वर्क डन उस सिचुएशन में, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम और गैस हीट रिलीज करता है तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वह वर्क डन निगेटिव होगा। इसी ढंग से अगर गैस को कंप्रेस किया जाएगा, मान ऊपर से नीचे की ओर पिस्टन पर फोर्स लगाया जाए तो गैस में कंप्रेशन होगा, तो उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा उसमें यहाँ निगेटिव साइन आगे में देना होगा, यूज करना होगा। वर्क डन और हीट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, जूल साहब ने एक रिलेशन दिया, जूल्स रिलेशन, वर्क डन हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जूल्स लॉ या जूल्स रिलेशन, जूल्स लॉ, इसी से जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग इफेक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं, 3 लॉज ऑफ फिटिंग इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ इज या जूल्स रिलेशन इज वर्क डन, मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा, मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है या हीट से वर्क ऑब्टेन किया जा सकता है। तो दैट जूल्स लॉ, जूल्स रिलेशन इज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट Q, और W इज द मैकेनिकल वर्क। अकॉर्डिंग टू जूल, मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट और वाइस वर्सा। देयरफॉर W इज इक्वल टू J into Q, where J is a proportionality constant which is called mechanical equivalent of heat. J is a proportionality constant है, जब इसको W proportional to W is the work, mechanical work
मैकेनिकल वर्क करने पर, मैकेनिकल वर्क, इफ मैकेनिकल वर्क इज डन, हीट इज प्रोड्यूस्ड। If mechanical work is done on a system, heat is produced. Q is the quantity of magnitude of heat and W is the mechanical work. तो इसको अगर इक्वेशन के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देना होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जे दे करके इसे इक्वल कर सकते हैं, W इक्वल टू जे क्यू, वेयर जे इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, where J is a proportionality constant or J is called mechanical equivalent of heat. J is called mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat. Equivalent of heat. और इसे J का W और Q के बीच में डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया इस जूल्स रिलेशन से, जूल्स लॉ से, जो कि J का वैल्यू, इससे अगर हम ऑब्टेन W और Q का वैल्यू अगर रेशियो ले लिया जाए तो वह रेशियो कांस्टेंट होगा और वह कांस्टेंट J के इक्वल होगा। देयरफॉर Q इजकल टू W बाई J या J इजकल टू, नाउ J इजकल टू W अपॉन Q, W अपॉन Q, J इजकल टू W अपॉन Q। और Q इजकल टू अगर हीट निकालना होगा तो W अपॉन Q इजकल टू W अपॉन J, इस रिलेशन से ऑब्टेन हो जाएगा। ये जूल्स रिलेशन है और इससे ये J हम मालूम कर सकते हैं। और J का वैल्यू SI यूनिट में, वैल्यू ऑफ J इन SI यूनिट इज 1। इन SI यूनिट J इजकल टू 1। इन SI यूनिट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का वैल्यू SI यूनिट में 1 होता है, 1। और CGS यूनिट में वैल्यू ऑफ J इन CGS यूनिट इज 4.2 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग पर कैलोरी। CGS यूनिट में वर्क का यूनिट, CGS यूनिट में वर्क का यूनिट अर्ग होता है और हीट का यूनिट कैलोरी होता है। अर्ग पर कैलोरी 4.2 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग पर कैलोरी, अर्ग पर कैलोरी, ये अर्ग पर कैलोरी, अर्ग पर कैलोरी। दिस इज जूल्स रिलेशन, W proportional to Q. W is the amount of heat, Q is the mechanical work is done on a system, then heat is produced. ये जूल्स रिलेशन है या जूल्स लॉ। और इससे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स 3 लॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको जूल्स रिलेशन भी कर सकते हैं, जो कि वर्क और मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच में रिलेशन देता है। अब इसको J का वैल्यू को CGS यूनिट में 4.2 इंटू 10 टू पावर 7 अर्ग, तो 10 टू पावर 7 अर्ग को 1 जूल इजकल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, तो इसको लिखा जा सकता है 4.2 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। तो ये J का वैल्यू हो गया CGS यूनिट में, जबकि J का वैल्यू 1 इन SI यूनिट में। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का पहला नियम। इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स। हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम and work done by the system। किसी भी सिस्टम को बाहर से, अगर सिस्टम सपोज करते हैं गैस है, तो उसको बाहर से अगर हीट सप्लाई किया जाता है तो 2 ढंग से यूटिलाइज होगा। उस हीट का कुछ पार्ट उस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएगा और जिसके कारण उस गैस की, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, तथा रिमेनिंग पार्ट जो हीट का होगा वह जब गैस एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ने पर,
तो उस गैस के द्वारा, उस सिस्टम के द्वारा, निकाय के द्वारा वर्क डन किया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू ए सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, and in mathematical form it is called first law of thermodynamics. Write down: heat supplied to a system suppose this system is gas is, and suppose that heat supplied to a system is dq is equal to the sum of change in internal energy, means increase in, जब सिस्टम को बाहर से हीट सप्लाई करेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। और जब सिस्टम से सराउंडिंग को हीट दिया जाएगा, जब सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तब इंटरनल एनर्जी में चेंज डिक्रीज होगा। उस सिचुएशन में इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगा। तो हीट सप्लाई टू ए सिस्टम डी क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in internal energy of the system और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं du से, एंड चूँकि सम पहले ही लिख दिए हैं, एंड जो रिमेनिंग पार्ट हीट का होगा, जो dq का, वह कुछ पार्ट तो उसका हीट का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, तो वह अमाउंट हो गया dq, उसे dq से रिप्रेजेंट किया। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट है dq में से, वह चूँकि गैस एक्सपेंड होगा तो गैस के द्वारा वर्क डन करना होगा। गैस का टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होगा, इंटरनल एनर्जी गैस का बढ़ेगा, तो उसके कारण गैस एक्सपेंड करेगा तो गैस द्वारा वर्क डन होगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट है वह उस सिस्टम का, उस गैस के द्वारा वर्क डन करने में खर्च होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट इज यूटिलाइज्ड इन वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन बाय द सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं dW से। Therefore, in mathematical form, a heat supplied to a system is denoted by the symbol dq. That is, dq equals to du, which is increase in internal energy of the system, because some part of it is utilized to increase the internal energy of the system. निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जो बाहर से हीट सप्लाई किया गया सिस्टम को, उसका कुछ पार्ट यूटिलाइज हुआ। और जब गैस एक्सपेंड कर गया, उसमें टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी में, चूँकि हमने बताया था कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, दो चीज़ का फंक्शन होता है, और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो dq इक्वल टू du और प्लस कुछ जो रिमेनिंग पार्ट हीट dq का है वह वर्क डन करने में, माने गैस एक्सपेंड होगा तो उस सिस्टम के द्वारा, गैस के द्वारा वर्क डन होगा। जैसा कि हमने अभी दिखलाया, गैस के द्वारा वर्क डन हुआ तो पिस्टन जो है मूव कर गया dx डिस्टेंस से, तो du प्लस dw। एंड दिस मैथमेटिकल फॉर्म dq इज इक्वल टू du प्लस dw, इट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, this mathematical equation is called first law of thermodynamics. It is called first law of thermodynamics. It is called first law. This mathematical equation, first law of thermodynamics.
अब गैस एक्सपेंड करता है तो वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पर जो होगा वह dW, वेयर dW जो होगा वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये P इंटू डी भी, अभी हमने वर्क डन के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, dW इजकल टू होगा P इंटू डी भी। P इज द प्रेशर and dV is the increase in volume of the system. Suppose the system is gas air, so at constant pressure work done by the system is P into dV, so dW can be replaced by PdV. Yeah, this is equation 1, and now dW can be replaced by PdV. Therefore we can write first law of thermodynamics as dQ is the amount of heat given to the system, du plus dW is equal to PdV. Now we can obtain change in internal energy of the system from these two relations. First relation, and dW replaced by PdV, then first law of thermodynamics is dQ is equal to dW plus du plus PdV. Now from equation 1 we can obtain change in internal energy of the system. From equation 1 we can obtain change in internal energy of the system. du is the change in internal energy ऑफ द सिस्टम, निकाय की सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को du से रिप्रेजेंट किया गया, और ये हो जाएगा dQ माइनस dW, और इसे फिर लिख सकते हैं इक्वेशन 2 के हेल्प से, dW को हम रिप्लेस कर सकते हैं PdV। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो विच रिप्रेजेंट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। du इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। du निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है, परिवर्तन है, वृद्धि है, चाहे वृद्धि हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों सिचुएशन में उसको चेंज माना जाएगा। तो यहाँ पर du जो होगा, हमने बताया कि चूंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, यह सिस्टम के केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, किस पार्ट से सिस्टम सिस्टम चेंज हुआ थे, किस पार्ट से होकर के सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को गया में चेंज होकर गया, उस पाथ को ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसलिए ड्यू का जो वैल्यू होगा प्रत्येक स्थिति में, इस सिचुएशन में अगर dQ और dW का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन ड्यू हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। भले ही dQ और dQ जो अमाउंट ऑफ हीट है और वर्क डन बाय द सिस्टम दोनों चेंज हो, लेकिन dQ प्रत्येक स्थिति में, इस सिचुएशन में वह सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, यह इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑल्सो, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स does not give any idea, any information about the direction of heat flow and how much heat is converted into work. It cannot be explained by first law of thermodynamics. तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो मेन लिमिटेशन ये है इसका शॉर्टकमिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी में होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इट डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज। और इसी जो शॉर्ट कमिंग है इसका, ये जो डिफेक्ट है इसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन है, इसका उत्तर, इसका रिमूवल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में किया गया, जिसमें कि केल्विन स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट, दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है दो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, जिनके फॉर्म में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्रेस किया जाता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हीट का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी में होगा, हॉटर टू कोल्डर बॉडी, और कोल्डर से हॉटर में क्यों नहीं होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
ये जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। और कितना अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट होगा इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में, ये सही जानकारी हालांकि मैथमेटिकल फॉर्म में है। अगर अमाउंट ऑफ हीट दिया रहेगा और अमाउंट ऑफ वर्क डन मालूम हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इससे ये सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अमाउंट ऑफ हीट का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ रिलेशन बताता है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट का इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के साथ रिलेशन बताता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जो कि इसका मेन शॉर्ट कमिंग्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मेन डिफेक्ट है, मेन लिमिटेशन है। और एडवांटेज ये है कि ये DQ माने डिफरेंट फॉर्म हीट का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच में रिलेट करता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। अब लास्ट में इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस फार्मूला पर एक NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको मैं सॉल्व करता हूँ लास्ट में। In last a text problem which is 12.8 of the NCERT text book. The problem is an electric heater supplies heat to a system at a rate of 100 watt. 100 watt means watt is the SI unit of power, electric power, and it is joule per second. Power is work done, rate of work done, rate of electrical work, that is unit of electrical work is joule and time is second. Therefore 100 watt means 100 joule per second. If system performs work at a rate of 75 joules per second, rate of work भी दिया है 75 joule per second, at what rate is the internal energy increasing? तो इंटरनल एनर्जी किस रेट से इंक्रीज करेगा वो मालूम करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म है dq इजकल टू du प्लस dw एंड देयरफॉर du इजकल टू dq माइनस dw, तो फार्मूला डायरेक्टली इसमें अप्लाई होगा। तो इट इज़ गिवन अमाउंट ऑफ सप्लाई हीट सप्लाइड दैट इज dq, हीट सप्लाई को dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ रेट है तो dq मतलब हीट सप्लाइड पर सेकेंड हो गया, हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम या हीट सप्लाइड पर सेकेंड, दैट इज रेट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो DQ रेट ऑफ हीट सप्लाइज टू द सिस्टम इज 100 वाट। 100 वाट मीन्स 100 वाट, दैट इज 100, चूँकि रेट है तो 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड, J/S और JS-1, और इसे JS-1 भी लिखा जा सकता है। नाउ वर्क दिया हुआ है, रेट ऑफ वर्क परफॉर्म्स विच इज 75 जूल पर सेकेंड। तो रेट ऑफ वर्क DW इज 75 जूल पर सेकेंड। नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, मतलब DU मालूम करना है। तो DU इजकल टू यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स DU इजकल टू DQ माइनस DW, अभी हमने ऑब्टेन किया था, हम लोगों ने अभी देखा था इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। DQ इजकल टू DU प्लस DW, दैट मीन्स DU इजकल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इजकल टू DQ माइनस DW। DQ is given 100 joule per second, 100 minus 75 that is 25 joule per second। ये इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज है। द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजिंग इज DW इजकल टू 25 जूल पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम के साथ पार्ट 2 चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स क्लास 11 का समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।